हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मेरे को देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। स्वागत है बच्चों। आज के इस सेशन में सब्जेक्ट चल रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा था, तो वैसा ही हमने पढ़ना है। तो जल्दी से जुड़िए इस सेशन में और लर्निंग स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है आज की क्लास के बाद 3 लेक्चर हमारे और रह जाएंगे इस सब्जेक्ट के, एंड देन वी विल स्टार्ट इंजीनियरिंग जियोटेक। फिर हम जियोटेक स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, जीते रहो जीते रहो। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 8 है आज, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। जीते रहो जीते रहो, प्रणाम प्रणाम। तो बच्चों, जैसे आपने देखा था लीनियर मोशन में था, ठीक है। तो जैसे आपने देखा लीनियर मोशन में, ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन में भी जो हम पढ़ेंगे वो थ्योरी बहुत आसान है। हो सकता है आपने ये थ्योरी पहले से पढ़ी हुई हो, ठीक है, बट स्टिल हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, फॉर्मूले पढ़ने हैं, और थ्योरी और फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं एकदम बढ़िया हूं, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने स्टार्ट करना है। जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन में ताकि अब लर्निंग स्टार्ट की जा सके। गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, इस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक को आपने अपने स्कूल लाइफ में अच्छे से पढ़ा होगा, उसी के जैसा ही है। थोड़ी सी थ्योरी है, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल की क्लास में आप नहीं आए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास और कल की क्लास का कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको पता ही होते हैं। तो जैसे आपने ये जो फॉर्मूला एक सुना ही होगा, S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। कल मैंने इसका डेरिवेशन बताया था, बट ये पता होता है आपको, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है तो आपको आज की क्लास में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, डेफिनेटली इसमें बच्चों को डाउट होगा। देखो बच्चों, एक हमारा बैच अभी आया आरआरबी जेई, ठीक है, और एक हमारा है जेई फाउंडेशन बैच, ठीक है। आरआरबी जेई का जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है कि ये सिलेबस है। आप ये मान सकते हो कि जो जेई फाउंडेशन है ये बेसिकली एसएससी जेई एग्जाम को फोकस करता है। एसएससी जेई का जो सिलेबस है ये बहुत सारे स्टेट्स के जो एग्जाम है उनके सिलेबस के जैसे ही है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी भी हो, अगर मैं अभी टेक की बात कर रहा हूं, ठीक है, टेक, तो अगर हम टेक की बात करें तो एसएससी जेई का सिलेबस और बाकी सब स्टेट्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, 95% तक सेम है। बट आरआरबी जेई में क्या होता है, ये जो टेक का सिलेबस है ये वेरिंग है एसएससी जेई से, काफी ज्यादा वेरिएशन आता है। तो अगर आपका आरआरबी जेई एग्जाम भी एक फोकस है,
और एसएससी जेई भी एक फोकस है, क्योंकि होता है ये दो बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बड़े सालों बाद एक साथ आ रहे हैं, तो दोनों एग्जाम को आप फोकस कर सकते हो। तो जेई फाउंडेशन एग्जाम में अगर मैं टेक की बात करूं तो बच्चे एसएससी के सिलेबस जो है उसको मेजॉरिटी के रूप में आप देखोगे। तो अब जो ऐसे सब्जेक्ट्स है जो एसएससी जेई में नहीं आते बट आरआरबी में आते हैं, उनका क्या होगा, वो कंप्लीट होंगे आरआरबी जेई बैच में। अब जैसे मान लो कोई बच्चा बोले कि सर हमें जेई फाउंडेशन बैच में सारा टेक पढ़ा दीजिए, ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है ना आरआरबी के, 7 से 8 सब्जेक्ट एडिशनल हैं, एक्स्ट्रा हैं। अगर हम इसको एसएससी जेई या जेई फाउंडेशन बैच में पढ़ाएं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट किसी और एग्जाम में आते भी नहीं है, ये आते सिर्फ आरआरबी में। तो आप ही सोचो अगर आरआरबी का एग्जाम ना हो रहा होता इस साल लेट से, तो आप खुद कहते कि सर ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या करा था, एक बैच निकाला था जेई फाउंडेशन, जो मेजरली आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर रहा था। टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, आरआरबी जेई में क्या है, कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, तो इसको हम जेई फाउंडेशन में नहीं करा सकते, क्योंकि जो जेई फाउंडेशन का बच्चा होगा वो बोलेगा सर ये तो मेरे एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है, तो उस टाइम पे फिर दिक्कत आती है। इसीलिए आरआरबी का सिलेबस टेक का अलग है, इसलिए इसका बैच अलग बनाना पड़ा। हमारी भी मजबूरी थी अलग बैच बनाना, क्योंकि सिलेबस आरआरबी जेई का एंटायरली डिफरेंट हो जाता है बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, टेक में भी और नॉन टेक में भी। नॉन टेक में भी अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, मैथ्स आ जाता है, तो बदल जाते हैं सब्जेक्ट। इस मजबूरी की वजह से अलग बैच करना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए लेट से कल कोई और एग्जाम लॉन्च होता है, कोई और एग्जाम आता है, और अगर उसका सिलेबस हमें लगता है कि हाँ भाई सारा सिलेबस जेई फाउंडेशन में ही कवर हो जाएगा, कोई बैच बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई होप आप हमारा कंसर्न भी समझ रहे होगे कि अगर हम जेई फाउंडेशन में आरआरबी जेई का टेक लेके पढ़ा दें तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, वो भी दिक्कत है। वो थोड़ा सा हो सकता है अपूर्व सर का वो मिसकम्युनिकेशन होगा थोड़ा सा, और डेफिनेटली कुछ और कहना चाह रहे होंगे, कुछ और आपने समझा होगा, बट स्टिल मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आरआरबी जेई का टेक अलग है। एसएससी जो जेई फाउंडेशन है ये बेसिकली एसएससी जेई के टेक को कवर करेगा। एसएससी जेई आपका बहुत सारे स्टेट्स के टेक को क्लियर कर लेता है। आरआरबी के लिए अलग बैच बनाना मजबूरी है, क्योंकि आरआरबी का सिलेबस बाकी एग्जाम के सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत अलग है, इस वजह से मजबूरी होता है इसका अलग बैच बनाना। हाँ, आरआरबी के लिए आपको एक मिनिमम परसेंटेज सिक्योर करनी पड़ती है। देखो बच्चे क्या है ना, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि क्या है देखो 24 घंटे हैं, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपकी क्लासेस नहीं चलती, ठीक है, मतलब 10 घंटे आपकी क्लास नहीं चलती। अब बच्चे आपके पास 14 घंटे और इतने सारे सब्जेक्ट्स है, तो अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम आ सकती है, आएगी भी, कि कुछ आपस में क्लासेस क्लैश करेंगी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट यहीं पर आपके पास एक ऑप्शन हमेशा रहता है लाइव प्लस रिकॉर्डेड का, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, मैथ्स की क्लास 2 बजे चलेगी, 2 बजे, 2 से 3, और 2:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी जब मैं जियोटेक स्टार्ट करूंगा, वो 2:30 बजे स्टार्ट होगी। तो ऑब्वियसली आधे घंटे का ये क्लैश आएगा। और मैं आपको इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जिस क्लास में आपको लगता है कि आपको जिस क्लास की ज्यादा जरूरत है लाइव देखने में, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, उस क्लास में आइए, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, सिर्फ 30 मिनट्स की बात होगी, ठीक है। अब जैसे ये भी नहीं है कि 2:30 बजेंगे तो मैं 2:30 बजे एकदम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, मतलब मैथ्स मतलब जियोटेक के कंसेप्ट पढ़ाना शुरू कर दूं, 5-10 मिनट बातें होती हैं, हो सकता है सर भी बिल्कुल 3 बजे ना छोड़े, 5 मिनट पहले छोड़े, तो 15-20 मिनट का एक वो आता है, बफर आता है, वो आप मैनेज कर सकते हो। बट मैंने बोला ना हमारे पास 14 आवर्स है ऑलमोस्ट, इसमें हमें बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे बैचेस मैनेज करने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है, जब बैचेस, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ते हैं तो क्लैशेस भी बढ़ते हैं, है ना। आप ऐसे सोचो कि अगर ट्रेनें बहुत सारी अगर आप एक प्लेटफॉर्म से भेजना शुरू करोगे तो वो ओवरलैपिंग होगी, मुश्किल आएगी। बट आप आराम से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइव क्लास ही है,
अगर आपकी लाइव मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते हो, टीचर्स के कांटेक्ट में आप रहते ही हो, आप अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट आता है। देखो अब मैं इसका भी पूरा आंसर देता हूं। हमने बोला था कि आरआरबी का फ्री बैच चलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। मैंने सोम पढ़ाया भी उसमें, सोम के 10 लेक्चर आप देख भी सकते हो यूट्यूब पर टीचर अराउंड 50 मिनट्स मिलते हैं। यही सेम प्रॉब्लम यूट्यूब में भी आती है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी क्लास के बाद कोई और क्लास स्टार्ट हो जाती है एंड सो ऑन। अगर मैं आपको 50 मिनट की क्लास में सिलेबस पढ़ाऊं, और हम ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस 550 घंटे का है, 550 घंटे का सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको कितना टाइम लग जाएगा सिलेबस सिर्फ कवर करने में। तो प्यारे बच्चे, आरआरबी का जो भी है, अभी भी आपकी 11 बजे क्लासेस चलती हैं, ठीक है, जहां पर अगर आपने कोई भी मेरी क्लास देखी हो तो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट दोनों बताता हूं मैं। यहां पर क्या होता है कि कंसेप्ट को बेसिक से स्टार्ट करके आई विल टेक इट टिल एंड। यूट्यूब पे क्या होता है, मैंने पहले भी बोला था यूट्यूब के केस में कि एक बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने कॉलेज में थोड़ी पढ़ाई करी है, कि सर मैंने अपने कॉलेज में बेसिक पढ़ाई करी है, तो मुझे बिल्कुल जीरो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं बिल्कुल बोलता हूं आप आरआरबी के बैच में, जो यूट्यूब बैच है वो सफिशिएंट है आपके लिए, कोई दो राय नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करे, क्योंकि उन्होंने पहले अपने कॉलेज में पढ़ाई करी है। अगर आपको लगता है कि सर मैंने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ाई करी, मेरा बेसिक बहुत खराब है, देन आपको इन बैचेस में जुड़ना चाहिए। दोनों है ऑप्शन, और मैं आपको स्टूडेंट्स के साथ मिलवा सकता हूं, और मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है ना, अगर आप उसको तमीज से पढ़ लो तो आप बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता, नहीं है मेरे पास पैसे, जेन्युइन रीजन हो सकता है, तो आपको यूट्यूब की क्लासेस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है भाई, हाँ उस पर भी आएंगे, पहले ये सब डाउट तो क्लियर हो जाए। तो बच्चों अब हम आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पर। तो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आप जानते हो, जब किसी बॉडी को एक एंगल पर फेंका जाता है तो इट इज सेड टू बी अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, यहां पर जैसे कोई बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए कोई फुटबॉल है, या जब कोई प्लेयर एकदम शॉट मारता है, छक्का मारता है, तो ऐसे केस में जब आप किसी बॉडी को एक एंगल पर फेंकते हो तो जो ये मोशन बनता है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट that is projected into the air and influenced only by the force of gravity and air resistance। तो जब आप एक बॉडी को फेंकते हो और उस पे ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस का ही प्रभाव हो, तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। बच्चों हम जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे हम उसमें यही मानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड, हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब आप एक बॉडी को फेंकते हो और उस पर सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है और एयर रेजिस्टेंस है, तो ऐसे मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। अब देखो हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रखा है, तो अगर हम कोई भी एक कंपोनेंट कंसीडर कर, तो जैसे ये वेलोसिटी u से आपने फेंका, ये अगर u वेलोसिटी है तो इसके बच्चे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये तो हो गया u cos थीटा, एंगल के साथ cos होता है, और ये हो गया u sin थीटा, ठीक है। ये रिजल्टेंट इसका जो हो गया ये u हो गया इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी को देखोगे तो उसके दो कंपोनेंट हैं, u cos थीटा एंड u sin थीटा। थीटा इज दैट एंगल जिस पर बॉडी को फेंका गया है। इवन देखो मैं तुम्हें एक सिंपल एडवाइस देता हूं,
आप बिल्कुल सबसे पहले इन सेशंस को समझिए, लर्निंग अपनी इंप्रूव करिए, थ्योरी अपनी इंप्रूव करिए, कंसेप्ट अपना इंप्रूव करिए। क्वेश्चंस भी हम यहां करते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद फिर यूट्यूब के सेशंस देखिए, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपके लिए। उसके बाद जो ऐप पर टेस्ट अपलोड होते हैं उनको करिए। तो इस तरीके से अगर आप फायदा उठाओगे जो डेटा है उसका, तो बहुत फायदा मिलेगा। देखो, डेटा हमेशा से अवेलेबल है, हम जो पढ़ा रहे हैं ये चीज हमेशा से अवेलेबल है। मैंने कुछ बहुत नया नहीं बता दिया, मैंने कोई नई खोज नहीं करी है। बात यह है कि जो डेटा अवेलेबल है उसका यूज कैसे करना है, जो नॉलेज आपको दी जा रही है, जो नॉलेज है उसको ग्रास्प कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो टीचर अगर कुछ बोले तो उसको ध्यान से सुनिए। द क्लासिक स्टडी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एज्यूम्स नो एयर रेजिस्टेंस। तो बच्चे ये हम करेंगे भी, हम एयर के रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। नो एयर रेजिस्टेंस, फोकसिंग ओनली ऑन 2 डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, 2 डायमेंशन में फ्लो है, एक्स वाई प्लेन में फ्लो है। किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करोगे तो बच्चे उसका वाई एक्सिस भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और एक्स कोऑर्डिनेट भी है। तो जब एक बॉडी का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट है तो वो 2 डायमेंशनल फ्लो हो गया। इफ वी स्टडी द मोशन ऑफ द पार्टिकल वी फाइंड दैट द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल वॉज प्रोजेक्टेड has 2 components, vertical and horizontal। तो बच्चे 2 कंपोनेंट है, एक है u जो वर्टिकल है, ये है u sin थीटा, और ये है u cos थीटा। यार मेल आईडी मुझसे ये ले लो, मेल आईडी है बच्चे tamanpreet.c@kgs.live। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आए तो इस पर आप मेल कर सकते हो, नहीं तो ऐप में भी आस्क अ डाउट एक पोर्टल है, वहां पर भी आप अपना डाउट प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाया। द फंक्शन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज टू प्रोजेक्ट द बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स। जब आप एक बॉडी को फेंकते हो तो वो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज इन दिस केस u sin थीटा, ये बॉडी को ऊपर लेकर जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है विच इज u cos थीटा, ये बॉडी को आगे लेकर जाता है। ठीक है, तो द वर्टिकल कंपोनेंट keeps the body vertically upwards and the horizontal is to move the body horizontally in the direction। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बॉडी को ऊपर लेके जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बॉडी को आगे लेके जाता है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ द कंपोनेंट इज टू मूव द बॉडी ऑन अ पैराबोलिक पाथ। आपको पता भी होगा कि जो बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ये पैराबोलिक होता है। इवन आज ये प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, और आपने इन प्रूफ को पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। जैसे मैंने आपको बोला था ये चीजें आपने स्कूल टाइम पर भी पढ़ी हुई हैं। तो बच्चे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इसको आज हम प्रूफ करेंगे कि ये पैराबोलिक नेचर का होता है। इट इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, अ पार्टिकल मूविंग अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। अब देखो, मैं आपको इस पर एक चीज और बताता हूं, इस प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल कहां पर होगा। तो पहले तो वो पार्टिकल जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लग रही हैं इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और इसका यूज आप सिविल इंजीनियरिंग में टरबाइंस के केस में भी करते हो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपको सिविल इंजीनियरिंग में कई जगह मिलेंगे। तो ये जो वेलोसिटी को कंपोनेंट लेना, फोर्स का कंपोनेंट लेना, ये कई जगह आएगा। तो अगर आप इसको अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सिविल इंजीनियरिंग के कई सारे कंसेप्ट्स में फायदा मिलेगा। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन whereas the horizontal component remains same। अब देखो, इस बात का मतलब समझो, बहुत सिंपल सी बात है।
इन्होंने बोला कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोशन है ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। बच्चे जब आप एक बॉडी को फेंक रहे हो तो भाई अगेंस्ट ग्रेविटी काम चल रहा है, आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हो। जब एक बॉडी वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊपर, जैसे यू साइन थीटा ऊपर है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो बच्चे जो यू साइन थीटा है ये क्या कर रहे हैं, ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। इट इज वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। तो हम ये बोलते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, यही चीज यहां पर लिखी भी गई है, ये ग्रेविटी का इफेक्ट आता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और यही अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की, तो बच्चे जब एक बॉडी आगे जाती है तो उस पर फ्रिक्शन का प्रभाव आना चाहिए। फ्रिक्शन आ रहा है एयर की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं। तो हम ये बोलते हैं कि जो यू कॉस थीटा है इस पर इफेक्ट आना चाहिए एयर रेजिस्टेंस का। बट एज हमने एयर रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इग्नोर कर रखा है, तो बच्चे यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहता है। ये बात याद रखिएगा, दिस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि यू साइन थीटा कांस्टेंट नहीं रहता। इनफैक्ट जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर होती है तो उस टाइम पर ये वैल्यू जीरो भी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट, अरे रे, जो वर्टिकल कंपोनेंट है इट इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जबकि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिमेन्स कांस्टेंट। एंड व्हाई डज इट रिमेन कांस्टेंट? इट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड। फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट हो तो गया आप लोगों का। अमित मौर्य सर ने मेरे ख्याल से कल से स्टार्ट कर दिया होगा। अरे श्रद्धा बच्चे पहले इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, थोड़ा सा सब्र रखो। ये मेरे भाई केजीएस का ही है, ये लाइव जो प्रोफाइल दिया था ना वो केजीएस का ही है। एक बार मैं बात कर लेता हूं यूपी ट्रिपल एससी में क्या है। चलो अब प्यारे बच्चों मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूं फिर से, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ऐसा जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आज मैं कुछ आपको ऐसा बता दूंगा कि देखो ये आप बोलोगे अरे भगवान ये तो मैंने आज तक नहीं सुना प्रोजेक्टाइल मोशन में। बट हाँ, इसके न्यूमेरिकल अच्छे हैं। कल जैसे हमने लीनियर मोशन में कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल करे थे, बर्गलर वाले, एस गिवन है, ए गिवन है, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आज हम यहां पर भी करेंगे। बच्चों तुम लोगों का ध्यान आज पढ़ाई का नहीं है तो मना कर दो कि सर आज पढ़ने का मन नहीं है। भैया तुम लोग ना कसम से जिद्दी बच्चे हो। चलो मैंने तुम्हारा मैसेज भेज दिया है। अच्छा एक बारी मुझे ये बताना, जेई फाउंडेशन में आपका एफएम स्टार्ट हो गया है क्या?
वो मुझे लगता है वो उधर पहुंच नहीं पाया। यूपी ट्रिपल एस सी में पहले भी एक बार ये हुआ है कि वो एक बैच में क्लास गई बट एक में नहीं गई। मैंने मैसेज कर दिया है कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी में नहीं गई क्या क्लास, अभी टीम बताएगी, वो हो सकता है। हाँ चलो, तो बच्चों यहां तक की बात हमने पढ़ ली। अब आता है प्रोजेक्टाइल मोशन एज अ कर्वी लीनियर मोशन। देखो बच्चों, जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग में वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट आता है, ठीक है। कर्वी लीनियर मोशन क्या होता है? कोई भी ऐसा मोशन जो एक कर्व के अलोंग जा रहा हो। अब इसमें हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है और वर्टिकल भी आ सकता है। जैसे एथलीट्स भाग रहे हैं तो ये प्लेन एक्स वाई प्लेन की बात चल रही है, ठीक है, ऐसे प्लेन की बात चले तो ये भी एक कर्वी लीनियर मोशन है। और आपने बास्केटबॉल को फेंका, ये भी एक कर्वी लीनियर मोशन है। दोनों कर्वी लीनियर मोशन है, तो हम ये बोलते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक कर्वी लीनियर मोशन है, क्योंकि एक कर्व, पैराबोला भी एक कर्व है, एक कर्व के अलोंग मोशन होता है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व्ड पाथ इज नोन एज कर्वी लीनियर मोशन। An object is said to be in curvilinear motion if the direction of the velocity of its movement is variable and the path of the object is a curved line। ठीक है, तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो पाथ कर्व्ड है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में। Therefore projectile motion is a type of curvilinear motion। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एक टाइप का कर्वीलिनियर मोशन है। तो आपने बास्केटबॉल का एग्जांपल ले लिया, आपने प्लेयर्स का या एथलीट्स का एग्जांपल ले लिया, आप फुटबॉल के किक, क्रिकेट का आपने शॉट मारा, ये सब कर्वीलिनियर मोशन है। तो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ टाइप ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। बिल्कुल, रोनाल्डो की फ्री किक, सही बात है। अब देखिए बच्चे, कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स का इस्तेमाल होगा, आपको इन टर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो जैसे अगर हम देखें, पहली टर्म है यहां पर ट्रेजेक्टरी। तो बच्चे ट्रेजेक्टरी क्या होता है? जब आप एक शॉट मार रहे हो तो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको ट्रेजेक्टरी बोला जाता है। सो द पाथ ट्रेस्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इन द स्पेस इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। तो बच्चे जैसे आपने ये देखा, लेट्स से ये बॉल है, आपने इसको हिट करा, तो ये जो बॉल है यहां पर, ये जो पाथ, ये जो पाथ फॉलो करेगी, दिस पाथ इज नोन एज ट्रेजेक्टरी। तो यहां पर ये जो पाथ है पैराबोलिक, और अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, द वेलोसिटी विद विच अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। तो जैसे यहां पर u हो गया, u इज द वेलोसिटी विद विच इट इज प्रोजेक्टेड। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से आपने बॉडी को फेंका। आपने सुना भी होगा कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख दो तो बॉडी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। ये भी अभी हम पढ़ेंगे क्यों होता है ऐसा, वो भी हम देखेंगे। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक बॉडी हवा में थी जब आपने बॉडी को फेंका, और जब बॉडी लैंड हुई तो कितना टाइम लगा बॉडी को वापस अपनी मतलब पृथ्वी पर आने पर। तो द टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर आ गया बच्चे रेंज। रेंज क्या है? कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। रेंज इज कि प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आता है। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्शन स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज नोन एज रेंज। It may be noted that the range of a projection may be horizontal or inclined। बच्चे inclined भी बिल्कुल हो सकता है, बट inclined क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो हमारे केस में जो हमारे सिलेबस में है वो जो रेंज है वो प्लेन है, inclined नहीं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने 5 टर्म्स पढ़ी, ट्रेजेक्टरी, पाथ,
पाथ क्या है, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो आपने ये बास्केटबॉल फेंकी, ये ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है। ट्रेजेक्ट्री के बाद किस वेलोसिटी से फेंका, कितने एंगल पर फेंका, कितने टाइम तक बॉडी मैक्सिमम हाइट तक पहुंची और फिर वापस नीचे आई, रेंज कितनी दूर तक बॉडी गई, ठीक है। अब ओलंपिक्स चल ही रहा है आजकल, तो आप ये बात जानते ही हैं कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर देते हैं तो रेंज मैक्सिमम है। तो जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो जब ज्वेलियन फेंकते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि जब वो ज्वेलियन को फेंके तो 45 डिग्री के एंगल पर फेंके ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस ज्वेलियन कवर कर सके। तो कहीं पर भी जब फेंकने की बात होगी तो आप अगर 45 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस एक प्रोजेक्टाइल कवर करता है। 45 डिग्री ही क्यों, इस पर भी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब मुझे बताओ ये सारी बातें समझ आई? येलो अब भी लिखूंगा यार, व्हाइट पे येलो, डोंट वरी। ये 45 डिग्री की बात कर रहा था मैं। शॉर्ट पुट बिल्कुल सही बात है, शॉर्ट पुट बिल्कुल, आप शॉर्ट पुट हो गया, ज्वेलियन हो गया। इवन अगर आप कभी मूवीज देखो, बाहुबली देखो या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखो, तो जब वो तीर कमान फेंकते थे तो एक एंगल पर फेंकते हैं, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो इस पर भी चर्चा हम कर सकते हैं कि अगर आप एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंको, मैं एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकू, देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, एक एंगल पर फेंकना, ये हॉरिजॉन्टल है। तो बच्चे जब आपने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंका तो आप ऐसे मान के चलोगे कि इसका ये मोशन आएगा, ये ट्रेजेक्टरी है, दिस इज दी ट्रेजेक्टरी, ठीक है। सो motion of a body thrown horizontally into the air, this body is subjected to two types of velocities, horizontal velocity v, ये horizontal velocity है जिससे आपने फेंका, बट एक और कंपोनेंट आता है वर्टिकल वेलोसिटी जो कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से आती है। तो बच्चे जब आप एक बॉडी को सीधा फेंकते हो, इस तरीके से फेंकते हो, तो वो बॉडी इस तरीके से जाएगी। अब आपने मूवीज में कई बार देखा होगा, ये एक पहाड़ी है, ये दूसरी पहाड़ी है, हीरो बाइक चलाता हुआ आएगा और पता नहीं ऐसे कर देता है ऐसे, और गाड़ी उड़ के या बाइक उड़ के इधर आ जाती, कैसे पॉसिबल है, पता नहीं कौन सी फिजिक्स लगा रहे हैं। अगर बॉडी आप हॉरिजॉन्टल उस पर कितनी स्पीड से आ जाओ, कितनी बॉडी जाएगी नीचे, डजंट मैटर, आप 1000 की स्पीड से चला लो, बट जब आप कितनी भी स्पीड से चला लोगे बॉडी इस तरीके से ट्रेवल करेगी जब बॉडी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसीलिए यहां पर रैंप लगाया जाता है, जैसे आपने एक्स गेम्स देखे हो, ठीक है, अमेरिका में होते तो रैंप लगा होता है, तो रैंप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन देता है, तभी आप एक रेंज कवर करते हो। हाँ, लॉन्ग जंप में आप देखो, लॉन्ग जंप में क्या होता है, वो अपने आप को एक एंगल पर फेंकते हैं। अब यहां पर मैंने कई मूवी देखी है, वो हीरो को तो बिल्कुल एकदम लार्जर देन लाइफ दिखाती है मूवीज में, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ रहे हैं और पता नहीं वो बाइक ऐसे, वो कैमरा यहां तक होगा, वो ऐसे उछलेगा और बाइक हवा में। तो भैया आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, आप कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर लो, आपकी ट्रेजेक्टरी यही होगी, आप पहुंच ही नहीं पाओगे दूसरे पॉइंट तक। चलो अब बच्चों आता है मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल कंसीडर। थोड़ा सा अब इस चीज को पढ़ते, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आएगी, ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, मैं बस इनको एक बार डिराइव करके दिखा रहा हूं। तो बच्चे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू है, तो यू साइन अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट हुआ और यू कॉस अल्फा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बहुत देर से मैं एक बात बोल रहा हूं और आपने सुनी भी होगी कि जो बॉडी का मोशन होता है ये ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक शेप की होती है। तो कैसे पता चलता है ये, इसको डिराइव करेंगे अभी, और एक डेरिवेशन के बाद आसान हो जाएंगी चीजें। सो वी नो दैट वर्टिकल कंपोनेंट इज यू साइन अल्फा इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब आप एक बॉडी को हवा में फेंकोगे
तो यू साइन अल्फा पर इफेक्ट आएगा ग्रेविटी का। तो यू साइन अल्फा ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो ग्रेविटी इस बॉडी को रिटार्ड करने की कोशिश करेगी, तो रिटार्डेशन आएगा। द पार्टिकल विल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पर आएगा। लेट्स से ये है मैक्सिमम हाइट, यहां पर रुक जाएगा। इस टाइम पर बच्चे हम ये बोलते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है मींस यू साइन अल्फा, ये 0 होता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगता है यू कॉस अल्फा, क्योंकि यू कॉस अल्फा अभी आपने पढ़ा, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर कर दिया तो यू कॉस अल्फा पे कभी फर्क नहीं आता, हर जगह सेम रहता है, बट यू साइन अल्फा 0 हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस तरीके से, तो अल्फा 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो द पार्टिकल विल रीच मैक्सिमम हाइट व्हेन द वर्टिकल कंपोनेंट बिकम्स 0। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। After this, the particle will come down due to gravity and this motion will be subjected to acceleration due to gravity. तो बच्चे जब बॉडी, इसको हम ऐसे नेम कर लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ये एच मैक्स हो गया। तो बच्चे ए से लेकर सी तक रिटार्डेशन होगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, और सी से लेकर बी तक जो मोशन होगा वो विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, तो एक्सेलरेशन। तो पहले बॉडी की वेलोसिटी यू से, आप बोल सकते हो यू साइन अल्फा से 0 हुई और फिर वो दोबारा यू साइन अल्फा हो जाएगी। ठीक है, यस। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस अल्फा विल रिमेन कांस्टेंट। तो बच्चे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, और क्यों कांस्टेंट रहेगा? बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन और एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, रिटार्डेशन नहीं हो रहा है, तो यू कॉस अल्फा पे चेंज नहीं आता। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी टू मूव द पार्टिकल अलोंग सम पाथ इन एयर, देन द पार्टिकल फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट सम पॉइंट ए अदर देन द पॉइंट शोन इन द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये बस यही बात बोल रहे हैं कि आपने बॉडी को फेंका, बॉडी आपको ए पॉइंट पे मिल जाएगी और ओ से आपने फेंकना शुरू करा, सिंपल। ठीक है, एक बारी मुझे बता दो बच्चों, अभी तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां तक की बात क्लियर है? मैंने आपको बोला है इसकी थ्योरी सिंपल है, कुछ बहुत अलग थ्योरी नहीं है, एंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने स्कूल में ये सब पढ़ा होगा, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये सब आपने सुना है। वैसे बच्चे पॉलिटेक्निक लेक्चर के जो सिलेबस होते हैं ना, वो वही रहता है जो कॉमन सिलेबस होता है हर एग्जाम का। अब देखो, हम ये मान लेते, हमें ये पता करना है, या देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, प्रूव दैट ए प्रोजेक्टाइल follows a parabolic trajectory। एक तरीके से ये प्रूफ हो गया, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे हमने क्या करा, हमने बोला लेट से किसी डिस्टेंस x पर हमने एक बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर, किसी डिस्टेंस x पर इस बॉडी का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली कि ये बॉडी को आपने फेंका किसी डिस्टेंस x पर, इस डिस्टेंस बॉडी का डिस्टेंस y है। ठीक है, तो मैंने आपसे पूछा कि अच्छा बताइए y की इक्वेशन क्या होती है? आपने बोला सर y कल हमने पढ़ा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। आपने बोला सर अभी हमने पढ़ा
कि जीरो से लेकर ओ से लेकर टॉप पॉइंट तक अगेंस्ट ग्रेविटी बॉडी आती है, तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं, रिटार्डेशन होता है भाई, वेलोसिटी घटती है ना, तभी तो टॉप पॉइंट पर आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो हम यहां पर बजाय पॉजिटिव का नेगेटिव लगा देते हैं, नेगेटिव साइन इंपैक्ट, कि यहां पे नेगेटिव साइन का मतलब हो गया कि यहां पर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, द बॉडी इज एक्चुअली अंडर रिटार्डेशन, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला एक्स क्या है, एक्स आपने बोला सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, आपने बोला कि सर एक्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। बच्चे कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, आप बोलोगे सर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। मैंने आपसे बोला लेट्स से टी टाइम में बॉडी ओ से लेकर इस पॉइंट तक आ गई, तो आपने बोला कि सर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में वेलोसिटी कितनी है, आपने बोला सर यू कॉस अल्फा है, यू कॉस अल्फा, और टाइम कितना है, मैंने बोला लेट्स से टी टाइम लगा। तो यहां से आपने बोला कि सर टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, पार्टिकल को ओ से यहां तक आने में जो टाइम लगा, आपने बोला सर वो लगा यू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स। दिस इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच पॉइंट एक्स व्हेन इट इज स्टार्टेड फ्रॉम ओ, ठीक है। अब बच्चे इस x की या t की वैल्यू यहां रखो। अब देखो y क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन की बात हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है बच्चे, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u साइन अल्फा है, तो ये आएगा u साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आना चाहिए क्योंकि ग्रेविटी इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, तो g टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो y इज इक्वल्स टू यू साइन अल्फा, बच्चे t कितना हो गया, u कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई x माइनस हाफ g, और बच्चे t कितना हो गया, इसका स्क्वायर, u कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या, अब सॉरी, ओप सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, उल्टा, एक्स बाई कॉस अल्फा, तो y हो गया u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y हो गया u साइन अल्फा, t की जगह आ गया x बाई कॉस अल्फा माइनस हाफ जी, t की जगह आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y और x का स्क्वायर में रिलेशन आ रहा है, तो y और x का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा बस मैं सिंप्लीफाई करूं अगर, तो ये वैल्यू हो गई y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया u, और ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टेन अल्फा, तो u टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर या जी एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे तो y x के स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है, और जब y x के स्क्वायर के साथ वेरी करता है तो इट इज अ पैराबोलिक रिलेशन। तो बच्चे लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we conclude that a projectile follows a parabolic trajectory। बात समझ आई बच्चों, एक बार ये सिंपल सा डेरिवेशन देख लो,
अब बाप मैं पिटाई कर दूंगा, सही बात है, यू भी आएगा। क्या कर रहा हूं मैं सो जाता हूं थोड़ी देर। सोना ही अब मुझे लगता है एक ऑप्शन बचा है। यू से यू कट गया। तो यहां पर ये यू आ गया, यू से यू कट गया। सॉरी। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, आई अपालोजाइज। मतलब मेन है कि कंसेप्ट वो फंबल हो जाता है, होना नहीं चाहिए एज अ टीचर, बट स्टिल आई एम सॉरी। तो बच्चों बात समझ आई कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे पता चला कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक नेचर का होता है, तो आप ये डेरिवेशन दिखा सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने बस 4-5 कुछ फॉर्मूले ही लिखने हैं और उन फॉर्मूलों के बाद विल सॉल्व द क्वेश्चन। बात समझ आई बच्चों? बिल्कुल, प्रोजेक्टाइल मोशन को बॉडी की शेप बिल्कुल करती है यहां पर। और यहां पर अगर आप देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आप एरोडायनामिक्स पढ़ते हो, उसमें आता भी है। अगर एक बॉडी जो है उस प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात करें, जैसे ब्लफ बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो उनकी अलग शेप है। स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है। अगर आप देखोगे कि जो शिप्स होते हैं उनको आगे से स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, तो बिल्कुल बॉडी की शेप जो होगी वो डेफिनेटली उसके मोशन को इफेक्ट करेगी। बट कंसेप्ट ये रहेगा, बॉडी दूर जाएगी पास जाएगी, बट फॉलो यही पाथ करेगी। चलो अब बच्चे आता है, अब देखो एग्जाम में क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एक बॉडी कितने टाइम तक रहती है, आपसे ये पूछा गया। मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। तो भाई, या इक्वेशन भी क्या लिखनी, देखें भैया आप लोग कितने होशियार हैं। मेरी कमी तो बहुत जल्दी निकाली, जरा अपने आप भी देख लो। सामने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना होगा। बताइए। आह आह आह, अभी आपने एक इक्वेशन बनाई दैट y इज u साइन u, y इज u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तुम लोगों का कॉस अल्फा कैसे आ रहा है, मेरा बस क्वेश्चन, दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। कैसे तुम लोग चमत्कारिक रूप से कॉस अल्फा ला रहे हो, ये सिर्फ तुम ही लोगों को पता है। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ जब बॉडी इस पॉइंट ओ से ए पर आई। तो जब बॉडी ओ से ए पर आई तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो पुट y इक्वल्स टू 0। तो u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज 0। टी कॉमन लीजिए, तो u साइन अल्फा माइनस जी इंटू टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। नो इट इंप्लाइज या तो t की वैल्यू 0 हो
तो बिल्कुल सही बात है, जब टाइम 0 है तब y 0 है। इसके अलावा y कब 0 बना? जब u साइन अल्फा g इंटू टी बाई 2 के इक्वल हो जाए, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ये टर्म u साइन अल्फा जी टी बाई 2 0 हो जाए। तो बच्चे यहां से टाइम कितना आया? 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाई, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ आई बच्चों? फॉर्मूला क्लियर है? एग्जाम में आते हैं ये, इस पर न्यूमेरिकल ही करने हैं बस हमने। तो पहला पार्ट हो गया जहां आपने इक्वेशन डिराइव करी, और दूसरा पार्ट हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि इतना एंगल है, इतनी वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चे रेंज मतलब ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा कि जो x है ये u cos अल्फा इंटू टी के इक्वल होता है, ठीक है। तो बच्चे मान लीजिए t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितने टाइम बॉडी हवा में रही। और अभी आपने प्रूफ करा कि t की वैल्यू क्या है? 2 साइन अल्फा अपॉन g है। तो बच्चे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, जो रेंज है इस फिगर के हिसाब से OA, वो रेंज क्या हो गई? पहले तो वेलोसिटी निकाल लीजिए भाई, रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos अल्फा है। और कितना टाइम लगा उसको? भाई डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको पता है, टाइम कितना है? 2u साइन अल्फा बाई। तो बच्चे रेंज का एक फॉर्मूला आ गया यहां पर, u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज साइन 2 अल्फा बाई। ये एक्सप्रेशन हो गया रेंज का। यू स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू जी। बात समझ आई बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट, और एक होता है मैक्सिमम, ये रेंज है, और एक मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूले आपको पढ़ने होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन फिर इन्हीं फॉर्मूलों से होंगे। अब देखिए, इधर ही मैं एक चीज और है जो मैं बोल रहा हूं आपको कि 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होता है। तो बच्चे रेंज का फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन कोई भी एंगल हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो बच्चे साइन 1 किस पर होता है? साइन 90 पर। तो इसका मतलब 2 अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो अल्फा 45 डिग्री हो गया। तो बच्चे 45 डिग्री पर मैक्सिमम रेंज होती है। तो एट थीटा, यहां अल्फा बोल देते हैं, एट अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, रेंज इज मैक्सिमम।
और बच्चे ये आर मैक्स कितना आएगा भाई, 1 रख दीजिए, साइन 90, अल्फा 45 रख दीजिए, तो यू स्क्वायर बाई जी, दिस इज द मैक्सिमम रेंज। ठीक है, देखो हमारा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ना, हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हम कोई जेई या एई की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना प्रोजेक्टाइल मोशन सफिशिएंट है। अब आईआईटी जेईई के एग्जाम में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बहुत डेप्थ में जा रहा है, हमें उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, चलो ये देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बताइए, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। इस फॉर्मूले के बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बताइए क्या होगी। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन है। जब आप रेंज निकाल रहे थे तो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करी, अब जब आप हाइट निकालोगे तो आप वर्टिकल कंपोनेंट की बात करोगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट था, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जब एक्स की बात करी, ठीक है, या जब हमने रेंज की बात करी, रेंज हमने कैसे निकाला, स्पीड ली या वेलोसिटी ली, यू कॉस अल्फा, इसमें टाइम की मल्टीप्लाई करती, क्योंकि यू कॉस अल्फा वॉज कांस्टेंट, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया गया था। बट अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो बच्चे मैक्सिमम हाइट क्या होगी, वाई डायरेक्शन में आप वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन देख लो क्या है, मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन टू रीच दिस मैक्सिमम पॉइंट देख लो। अब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पर वेलोसिटी थी यू साइन अल्फा और टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी थी 0। तो बच्चे यहां पर एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, यू साइन अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन। बच्चे देखो 2u साइन अल्फा, टाइम अभी हमने निकाला 2u नहीं, वह कहां है, टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन अल्फा बाई जी। ये था जब बॉडी स्टार्ट हुई, टॉप मोस्ट पॉइंट पर गई और फिर वापस बॉटम मोस्ट पर आई, तो टॉप मोस्ट तक जाने तक कितना टाइम लगा, आधा टाइम लगा, तो यू साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चे ये बात याद रखिए, वैसे टाइम था 2u साइन अल्फा बाई जी, ये था टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ अगले पॉइंट तक। बट जो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है, जो मैक्सिमम हाइट मिल रही है वो बीच में मिल रही है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका हाफ रखते हैं, तो u साइन अल्फा बाई, तो बच्चे ये हो गया u साइन अल्फा बाई 2 इंटू यू साइन अल्फा बाई जी। तो ये जो हाइट आई मैक्सिमम, ये आ गई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। तो प्यारे बच्चों, हो सकता है आपने फॉर्मूले पहले भी पढ़े हो, ठीक है, बट इनका हमने एक डेरिवेशन देख लिया आज। ठीक है, तो पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि कैसे पता चलता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक है, तो वाई एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहे। उसके बाद बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन अल्फा बाई जी, फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई जी है जो कि अल्फा 45 डिग्री पर होगी,
तो नीरज चोपड़ा इसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अगर हम देखें तो हमारा फॉर्मूले का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्टाइल का। अब हमारा आएगा न्यूमेरिकल का पार्ट। बट बच्चों यहां तक की बात समझ आई? चलो अब न्यूमेरिकल करने, और मोस्टली न्यूमेरिकल आप ही करोगे क्योंकि फॉर्मूले बच्चे गिने चुने फॉर्मूले हैं, उन्हीं से ही सारे क्वेश्चन होने। A bullet is fired with a velocity of 100 meter per second at an angle of 45 degree with the horizontal. How high the bullet will rise? बताइए, How high the bullet will rise? अब बच्चों क्वेश्चन करने हमने। How high मैक्सिमम हाइट पूछी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। भैया यू कितना है, 100 इंटू 100 साइन 45, ठीक है, 45 डिग्री पर है। तो बच्चे 45 डिग्री साइन 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर कर दिया तो कितना हो गया 1/2। जी ना बोले तो 9.81 ही रखा करिए। 10 सिर्फ तब रखिए जब वो बोले क्वेश्चन में। नाइन्टी डिग्री अभी इसको डिस्कस करते हैं रोहित। सो आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको बस फॉर्मूला याद करना है। अब मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए हैं कि आते कैसे। 254.84, तो ये मैक्सिमम हाइट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेंज या मैक्सिमम रेंज बताइए, कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर बाई जी, मीन्स 100 इंटू 100 बाई। आपके एजेई में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, डोंट वरी। अरे सॉरी मैंने वो फॉर्मूला गलत लगा दिया, डिवाइड की जगह माइनस लिख दिया मैंने, 1019। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड अ हॉरिजॉन्टल टनल which is 5 meter high with a velocity of 60 meter per second, find the angle of projection and the greatest possible range। बताइए बच्चों, पहले मुझे एंगल बताइए। If a particle is projected inside a horizontal tunnel which is 5 meter high with a velocity of 60 meter per second, angle of projection कितना होगा और फिर greatest possible range कितनी होगी। पहले तो आप मुझे एंगल मतलब अल्फा पूछे आपसे, पहले तो आप मुझे अल्फा बताओ, अल्फा कितना होगा।
यही क्वेश्चन किसी ऐसे एग्जाम में है जिसमें कैलकुलेटर नहीं है, तो वो डेटा इस तरीके से बना देंगे कि आपको एंगल आराम से निकल जाए। बताओ, 3 फॉर्मूले लगने हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला आपको पता है, रेंज का फॉर्मूला पता है, हाइट का फॉर्मूला पता है। सारे क्वेश्चन इन्हीं 3 फॉर्मूले के बेसिस पर होने हैं। बताओ भाई। देखो बच्चे, टनल की जो मैक्सिमम हाइट है उतनी हाइट पर ही आप प्रोजेक्टाइल की हाइट दे सकते हो। टनल की हाइट से अगर ज्यादा हाइट हो गई तो गोली फिर जमीन उधर टनल में ही गड़ जाएगी। तो एक तरीके से जो मैक्सिमम हाइट है वो आपको 5 दे रखी है। तो बच्चे h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g। h की वैल्यू है 5, 2 हो गया, g हो गया 9.81, u कितना है 60, इसका स्क्वायर हो गया मीन्स 3600, इसका रूट हो गया, ये आया साइन अल्फा। अब इसको सॉल्व कर, अल्फा बताना है आपको। तो 5 इंटू 2 इंटू 9.81, 3600, इसका रूट और इसका साइन इनवर्स। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 9.5 डिग्री। ठीक है, यही मान लीजिए क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का होगा जहां कैलकुलेटर अलाउड ना हो, तो कैलकुलेशन आपसे आसान करा लेंगे कि अल्फा 30, 45 या 60 इस तरीके से बन जाए। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का आंसर सही आया था सिर्फ। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने बोला कि अच्छा बताइए ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज क्या होगी। ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेंज क्या होगी? तो बच्चे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा। तो u कितना है 60 का स्क्वायर 3600, 9.81 साइन 2 अल्फा। अल्फा कितना है 9.5, इसका ट्वाइस कर दीजिए तो बच्चे ये आ जाएगा 90। कैलकुलेशन बच्चे कुछ तो गलत है, तभी उमेश गलत आ रहे। तो बच्चे इसका आंसर देख लीजिए, ये आपने इसका लिया साइन और यू स्क्वायर हो गया 3600 बाई 9.81, तो ये वैल्यू आएगी 119.45। ये रेंज होगी। तो आप देख रहे हो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने हैं, जैसे रेंज है यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 अल्फा, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा। इन फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए, इसका तो आंसर बताना है यार, बता दो इसका। A body is projected at such an angle that the horizontal range is 3 times the greatest height. Angle of projection क्या होगा बताओ? ये तो बता दो यार।
कितना एंगल आएगा बच्चों, कैलकुलेशन करो। टीचर पढ़ाते हैं तो सब आसान लगता है। इन्होंने क्या बोला है आपसे कि जो रेंज है 3 टाइम्स एच है, तो रेंज कितना है, यू स्क्वायर बाई जी। साइन 2 अल्फा को ओपन कर लेते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 3 टाइम्स एच कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर को साइन अल्फा इंटू 2g लिख लेते हैं। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, जी से जी कटा, साइन से साइन कटा। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस कर लीजिए या कॉस अपॉन साइन कर लीजिए, तो 2 दूनी हो गया 4, ये 3 आया नीचे और ये हो गया टेन अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लो, बिल्कुल सही 53.13 आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 53.13 डिग्री। बच्चे यहाँ पे कैलकुलेटर डाउनलोड बिल्कुल कर सकते हो, मेरे पास खुद यही है, मैं इसी से ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो द ऐप इज पेनेकॉल, PANECAL, पेनेकॉल। तो ये ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगा आपको और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह इसकी अवेलेबिलिटी है। फ्री वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है। फ्री वर्जन में एड्स हैं, पेड वर्जन में एड्स नहीं है। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करो, बट कई बार वो अवेलेबल नहीं होता है पास में, तो आप इससे कर सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये क्वेश्चन बच्चों गेट का है। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से, जो कि 60 मीटर हाई है टावर, अ बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर एक बुलेट फेंका गया, with an initial velocity of 160 मीटर पर सेकेंड as shown in the figure. Sorry, there is no figure, but don't worry, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, हम अपने क्वेश्चंस में एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी, बताइए। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। वेरी गुड, इट शुड बी बी ऑप्शन। कैसे आएगा बच्चों, पहले तो आप, जैसे ये कोई टावर है, यहां से आपने प्रोजेक्टाइल फेंका, तो पहले तो आप ये वैल्यू पता करो और उसमें हाइट ऑफ टावर को ऐड कर दो। तो h क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो बच्चे वेलोसिटी कितनी है, 120, तो इसका स्क्वायर, अल्फा कितना है 60 डिग्री, कितना हो गया √3/2, उसका स्क्वायर, तो 3/4 इंटू जी कितना हो गया 9.81 इंटू 2। ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि इसमें आपको अभी टॉवर की हाइट भी ऐड करनी पड़ेगी। तो बच्चे क्या हो गया 120 इंटू 120 इंटू 3/4 बाई 2/9.81, ये वैल्यू आएगी 550.5, 550.5। ये कैपिटल एच आया। इन्होंने बोला है
कि आपको ग्राउंड से बताना है। तो बच्चे ग्राउंड से कितना होगा 550.5 प्लस 60 जो टॉवर की हाइट है, तो कितना आ गया 611.5। ठीक है 610 बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेंज of a field gun is 2000 meter. If a target is at a distance of 1200 meter is to be hit, what should be the angle of projection? भैया इस क्वेश्चन का आप आंसर दोगे, मैंने ये पेन हाथ रख दिया, मैं बैठ रहा हूं यहां पर, इसका आंसर आप बताओगे। जैसे ही मुझे सही आंसर मिलेगा मैं बता दूंगा कि आंसर भैया इस बच्चे ने सही बताया। आसान क्वेश्चन है, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बच्चों डेसिमल के बाद ना स्पेस देकर नंबर लिखो, डेसिमल के बाद स्पेस देकर नंबर लिखो, तो ये जो एस्ट्रिक बना हुआ आता है ना ये नहीं आएगा फिर। आपको बच्चों पता ही है कल सैटरडे है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लास होगी मंडे को। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? हाँ, कितना बड़ा आंसर बताया है कि 45 से कम होगा। वाओ, ये कैसा आंसर है। अरे किसी का भी तो आसान क्वेश्चन है, बस वही है ना बच्चों, एक क्वेश्चन बोला खुद से करने को, तो देखो क्या हालत है। मैक्सिमम रेंज कितनी है 2000 मीटर है, मतलब यू स्क्वायर बाई जी। इन्होंने बोला 1200 मीटर पर अगर एक पार्टिकल है तो कितने एंगल्स पर आप उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंकोगे, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। अब ये रेंज कितनी है 1200। प्यारे बच्चों यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी है 2000 साइन 2 अल्फा 3.5, तो साइन 2 अल्फा कितना आ गया 0.6। तो साइन इनवर्स 0.6, तो 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 36.87 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा पूछा है 18.44। बताओ क्या था यार इस क्वेश्चन में, जो एक आध बच्चे का भी आंसर नहीं दिखा मेरे को। एटीन पॉइंट फोर इज द आंसर। हम बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो होना चाहिए। अब देखो बच्चों क्या होता है ना कि जब टीचर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं
तो हमें लगता है कि बहुत आसान है यार ये तो। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, जब हम स्टूडेंट थे हमें भी यही लगता था कि हमारे सर अगर मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हमें लगता था कि अच्छा अच्छा, अरे ये तो सही तो है, यही तो हो जाएगा। फिर घर जाके जब वो बोलते थे ना सर कि अच्छा घर से इस एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करके लाना, और हमारी बैंड बज जाती थी। तो फिर धीरे धीरे बात समझ में आनी शुरू हुई कि जब टीचर सॉल्व कराते हैं तो आसान लगता है, बट जब खुद सॉल्व करते हैं तब एक्चुअल में पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का किसी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया, और मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन था। एवरी डेटा वॉज गिवन। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें मुश्किल क्वेश्चन तो मैं कहता हूं कोई है ही नहीं, सब फॉर्मूला बेस्ड है। मुश्किल तो अब आएंगे। आर मैक्स वाला बेटा, ये आर मैक्स ही तो है, ये मैक्सिमम रेंज ही तो है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा यहां से क्या करे, यू की वैल्यू निकाल ले, उस यू की वैल्यू को फिर यहां पुट करे। मैं कह रहा हूं ये सब क्यों करना है, आपको यू की वैल्यू की जरूरत ही नहीं। आप यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू निकाल लो, भाई ये तो कांस्टेंट है ना, यू स्क्वायर और जी, इसकी वैल्यू निकाल लो, रेंज है ये 2000, उसको यहां डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि आपने यू के निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे इस क्वेश्चन में यू पूछा जा रहा है तो चलो आप फाइंड आउट करो, तो क्यों हम एक एक्स्ट्रा स्टेप रखें, जरूरत ही नहीं हमें। उमेश वेलोसिटी निकाल लो, बट फर्क क्या पड़ेगा, आप स्टेप ही तो बढ़ा रहे हो। आपने यहां से वेलोसिटी निकाल ली, उसको आपने फिर यहां पर पुट करा। मैं कह रहा हूं जरूरत ही क्या है, यू स्क्वायर बाई जी की डायरेक्ट वैल्यू 2000 रख दो। आया नहीं, मैंने यहीं से तो सॉल्व करा, सेम आंसर आ रहा है। आप कर लो 108 रख के वेलोसिटी, आपका भी आंसर सेम आएगा। स्टेप बढ़ गया आपके पार्ट पर, तो क्यों बढ़ाना स्टेप हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट in directions inclined at 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो बच्चे दो बॉडीज को फेंका गया सेम पॉइंट से, एक का 60 डिग्री एंगल मिला, एक को 30 डिग्री एंगल पर। इफ दे अटेन द सेम मैक्सिमम हाइट, दोनों की सेम मैक्सिमम हाइट है, तो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या होगा। भाई ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मैं। बताओ बच्चों, टेस्ट चल रहा है तुम लोगों का। हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। इसने क्या बोला, सेम मैक्सिमम हाइट है तो h सेम है। तो बच्चे आप देख सकते हो इस बेसिस पर जो u स्क्वायर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर अल्फा के, या u इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फा के। तो u1 अपॉन u2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 के इक्वल है। तो u1 बाई u2, ठीक है। अल्फा 2 बाद वाला एंगल मान लो, ठीक है 30 डिग्री, साइन 30 कितना हो गया 1/2, और साइन अल्फा 1 कितना हो गया 60, तो √3/2, 1/√3 आ गया। The answer should be 1/√3। u1 u2 का रेशियो 1/√3। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा सर 1.73, नहीं गलत है, क्योंकि अगर आप 1.73 मतलब आप √3 बोल रहे हो, √3 का मतलब हो गया u1 बाई u2 √3 लिख रहे हो। नहीं, क्वेश्चन में हमेशा ये देखा करो रेशियो पूछा क्या गया है। अगर आप बोलो सर u1 बाई u2 निकाल लें या u2 बाई u1 निकाल लें, एक ही बात है, नहीं बात है भाई। एक एग्जाम में क्या होगा, एक ऑप्शन 1/√3 होगा, एक ऑप्शन √3 होगा, तो गलत हो जाओगे आप। तो क्वेश्चन में हमेशा चेक करिए कि उन्होंने क्या पूछा है। तो जैसे उन्होंने पूछा रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, तो पहले देखिए कौन आ रहा है, पहले 60 डिग्री आ रहा है,
तो उसके बेसिस पे एंगल रखिए। तो देखो बच्चों, वैसे तो हमारे क्वेश्चंस हो गए, तो इतना हमारे लिए सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, फिर हमने डेरिवेशन करा, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहां से कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कैसे पता चलता है कि पैराबोलिक नेचर का है, तो ये इक्वेशन डिराइव करी, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकाला, ठीक है, रेंज का फॉर्मूला निकाला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकाला, रेंज मैक्सिमम कब है ये पता करा, और कुछ क्वेश्चंस करे। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो बच्चे मंडे को होनी है, और वो होगी लॉज ऑफ मोशन। इसका ना मैं होपफुली बाय मंडे मैं इसका आपको असाइनमेंट दूंगा, जो क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जितना अभी तक पढ़ा दिया उसका एक असाइनमेंट दूंगा मैं आपको, तो वो सॉल्व करना। तो बच्चों हमारे सिर्फ 3 लेक्चर रह गए हैं, लॉज ऑफ मोशन, कोलिजन एंड वर्क एनर्जी पा। तो लॉज ऑफ मोशंस तो आपने पढ़ा ही है, न्यूटन के जो 3 लॉज थे उसी की चर्चा होनी है। कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडी थोड़ा सा नया होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड ऑल होता है। और वर्क एनर्जी पार भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपने पहले से पढ़ा है और इंजीनियरिंग में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स के बाद जब ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। और अभी मुझे मैसेज भी आया है कि बाय मिस्टेक UP SSC में FM की जो क्लास थी वो नहीं जा पाई, सो डोंट वरी, वो प्रॉब्लम पकड़ ली हमने, उसको अभी ठीक कर देंगे, एंड अब ये दिक्कत नहीं आई। UKPSC का बच्चे वही सिलेबस रहता है जो एक कॉमन जेई एग्जाम का होता है, तो अलग से कुछ नहीं है। टेक की बात मैं कर रहा हूं, मैं जो भी सिलेबस बोलता हूं वो मान लिया करो टेक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टेक का सिलेबस वही रहता है। अरे भैया तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ है? अब ये इस बैच का क्या मतलब, इस बैच मतलब जेई फाउंडेशन 9 घंटे कहाँ हो रही है क्लास? एक मेरी हो रही है, एक अपूर सर की हो रही है, टेक 4 घंटे निकाल लो, 5 नॉन टेक की क्लास थोड़ी हो रही होंगी तुम्हारी अभी। बच्चे एक AGS यूजर एक बारी देखना पड़ेगा यार इसको, जो तुम फॉर्म बता रहे हो देख के बता सकता हूं मैं ये। अगर आप 9 आवर्स, अच्छा टेक्निकल आपकी 3 क्लासेस चल रही हैं, 90 माइनस अल्फा की जरूरत कहां है? नहीं मैं समझ गया, आपकी टेक की 3 क्लासेस हो गई। ये तो ये दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। आपकी FM भी चलेगी, आपका सोम भी सोम कह रहा हूं, कुछ टाइम बाद जियोटेक स्टार्ट हो जाएगा। और अपूर्व सर क्या पढ़ा रहे हैं? अपूर्व सर इस वक्त क्या पढ़ा रहे हैं यार, मुझे मैंने पता नहीं है, मेरी बात नहीं हुई उनसे। स्टील, ये तो पॉइंट है भाई, मैं इस पे बात करता हूँ यार, आज ही चर्चा करता हूँ। 3 टेक, दैट्स अ बिग थिंग। इस पे बात करके मैं आपको, कल तो क्लास नहीं है बट आई विल अपडेट यू ऑन दिस, दैट्स अ वेरी जेन्युइन पॉइंट। 3 टेक एक साथ पढ़ना, वो भी 3 इंपॉर्टेंट, स्टील भी दिमाग वाला सब्जेक्ट है, FM भी दिमाग वाला सब्जेक्ट है, और जियोटेक स्टार्ट हो जाएगा तो वो भी दिमाग वाला सब्जेक्ट है, तो 3 दिमाग वाले। और स्टील के बाद EVT मतलब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये अरे मोटिवेशन ऑफ द डे तो मैं दे दूंगा, मैं डीमोटिवेट हो गया, 3 टेक्निकल कैसे पढ़ोगे? ओके, तो उसके बाद ओह क्या बैंड बजेगी यार तुम लोगों की। FM के जस्ट बाद जियोटेक, और जियोटेक के साथ साथ इन्वायरमेंटल,
3 सबसे बड़े और सबसे मेहनती सब्जेक्ट। मैं बात करता हूँ यार इस पर, ये देखते हैं क्या है इसका हिसाब। हाँ नहीं नहीं, बैंड तो बच जाएगी भाई। मैं कहता हूँ नॉन टेक अपने आप में बहुत मेहनत वाला है, नॉन टेक को तो अभी साइड में करो, ये 3 टेक एक साथ चल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ नहीं नहीं, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, जस्ट आफ्टर दिस सेशन आई डिस्कस दिस। प्यारे बच्चे, एक बच्चे ने पूछा कि सर अल्फा और 90 माइनस अल्फा पर रेंज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई मुझे बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? अगर आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ी है तो आप आंसर दे सकते हैं। एक बच्चे ने बोला सर अल्फा और 90 डिग्री माइनस अल्फा पर क्या रेंज पर इफेक्ट पड़ेगा? मैथ्स है बच्चे, साइन ट्वाइस अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा रख दो, साइन 180 माइनस 2 अल्फा। साइन 180 माइनस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा ही रहता है, एंगल में चेंज नहीं आया। तो साइन 2 अल्फा सेम है, यू स्क्वायर जी स्क्वायर सेम है, तो रेंज पे फर्क नहीं आएगा। इसीलिए 45 डिग्री पे फेंको, 90 माइनस 45 पे फेंको, सेम डिस्टेंस पे जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये डिस्कशन करता हूं मैं अभी इस पर। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।